गुड मॉर्निंग ऑल। विटामिन्स जो हैं उनके बारे में आज हम बात करना शुरू करेंगे और विटामिन्स के सोर्सेज क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे। विटामिन्स हमारे कहाँ पर काम आने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे और विटामिन कौन कौन से हैं, बेसिकली उनको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, उनकी बेसिक नेचर क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो विटामिन्स को मेनली दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स दो ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है इनको, नॉन बी कॉम्प्लेक्स और बी कॉम्प्लेक्स। नॉन बी कॉम्प्लेक्स में एक ही विटामिन आएगा, विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स में जो विटामिन हैं उन्हें वो किस टाइप की रिएक्शंस में काम आ रहे हैं उसके आधार पर इनको तीन ग्रुप में हमने डिवाइड किया है। एनर्जी रिलीजिंग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कार्बोक्सिलेशन, एसाइल ट्रांसफर, इस तरह के जो रिएक्शंस हैं जहाँ पर एनर्जी यूज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी काम में ली जा रही है, वहां पर काम आने वाले विटामिन जो है वो है विटामिन B1, B2, B3, B5 और बायोटीन। दूसरा जो ग्रुप है वो है हिमेटोपोएटिक, यानी कि आरबीसी जो है उसके फॉर्मेशन से रिलेटेड, बोन मैरो में जो होता है तो उससे आरबीसी मैच्योरेशन से रिलेटेड विटामिन हैं, तो वो है फॉलिक एसिड और विटामिन B12। इसके अलावा जो बाकी हैं ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन में काम आने वाले, तो अदर्स की कैटेगरी में हमने उनको रखा है, वो है पायरिडॉक्सिल, पायरिडॉक्सामीन, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट या विटामिन B6। और दूसरा जो ग्रुप है विटामिन का वो है फैट सॉल्युबल विटामिन। तो ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन को बेसिकली चार टाइप में डिवाइड किया गया, ADEK, एडैक, ADEK। कोई अगर पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी सिम्टम्स अकर मोस्ट कॉमनली, तो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन हैं उनकी डेफिशिएंसी डिजीज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व की जाती है पॉपुलेशन में कंपेयर टू फैट सॉल्युबल विटामिन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो फैट सॉल्युबल होने के कारण फैट में डिसॉल्व करके उनको स्टोर कर लिया जाता है फैट टिश्यूज में। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो वाटर सॉल्युबल नेचर के कारण क्या होता है कि एक्सक्रीट आउट होते रहते हैं, बॉडी से बाहर निकलते रहते हैं। इसीलिए अगर डाइट में लंबे समय तक वाटर सॉल्युबल कोई विटामिन है उसकी कमी है तो उसके डेफिशिएंसी सिम्टम जो है वो बहुत जल्दी अपीयर होना शुरू होंगे कंपैरेटिवली फैट सॉल्युबल विटामिन के। फैट सॉल्युबल विटामिन अगर एक बार अच्छी मात्रा में हमने ले लिए हैं तो काफ़ी लंबे समय तक उनको स्टोर करके काम में लिया जा सकता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ हम जो भी डिजीज पढ़ते हैं वो मोस्ट ऑफ डिजीज या जो हम सुनते हैं मोस्टली वो मोस्ट ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज होती है। तो विटामिन्स बेसिकली है क्या? विटामिन्स आर केमिकली अनरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट cannot be synthesized by human and therefore must be supplied by diet। डाइट के द्वारा ही हमें लेना पड़ेगा, या तो प्लांट या बैक्टीरिया से हम अपटेक करते हैं विटामिन जो है, और एक ट्रेस अमाउंट की फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। मोस्ट ऑफ रिएक्शंस में को फैक्टर की तरह इनको काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये सभी जो विटामिन हैं इनके बारे में हमें बात करनी है मेनली। तो सबसे पहले फैट सॉल्युबल जो विटामिन हैं उनके बारे में बात करना शुरू करते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन जो हैं वो उसमें हम पढ़ रहे हैं विटामिन ए। विटामिन ए जो है ये कैरोटीन या कैरोटिनॉइड प्रीकर्सर से इसको बनाया जाता है। बीटा कैरोटीन है, लाइकोपीन है। बीटा कैरोटीन जैसे कि कैरेट में प्रेजेंट होती है, लाइकोपीन है टोमेटो में प्रेजेंट होता है। तो ये जो कैरोटीन्स हैं ये बेसिकली टर्पीन्स के एग्जाम्पल हैं और इन्हीं टर्पीन से, टेट्रा टर्पीन्स जो हैं इन्हीं से विटामिन ए को डेराइव किया जाता है एज ए प्रीकर्सर काम में लेते हुए। मोस्टली अगर हम बात करें तो विटामिन की जो फॉर्म हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती है वो फॉर्म्स हैं रेटिनॉल, यानी कि अल्कोहल वाली फॉर्म। ये अल्कोहल वाली फॉर्म जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करती है और एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड वाली फॉर्म यानी कि रेटिनैल में चेंज हो सकती है और वापस से जो है रिडक्शन से रेटिनॉल में चेंज हो सकती है। और रेटिनॉल जो है ये मोस्टली रेटिनाइलिल एस्टर की फॉर्म में टिश्यूज जो है उनके अंदर प्रेजेंट रहता है।
रेटिनल एल्डिहाइड फॉर्म है। रेटिनॉल रेटिनल इंटर कन्वर्टिबल हो सकते हैं इजीली। और तीसरी जो विटामिन ए की फॉर्म है वो है रेटिनोइक एसिड। रेटिनोइक एसिड जो है ये मेनली एक हार्मोन की तरह काम में लिया जाता है, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम में लिया जाता है। और रेटिनोइक एसिड में रेटिनॉल या रेटिनल का चेंज होना एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसका मतलब इसे वापस से रिड्यूस नहीं किया जा सकता रेटिनॉल या रेटिनल के अंदर, रेटिनोइक एसिड वाली जो फॉर्म है इसे। इसका मतलब अगर लंबे समय तक सिर्फ हमें विटामिन ए की रेटिनोइक एसिड वाली फॉर्म ही मिलती रहे तो उस कंडीशन में विटामिन ए डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो सकते हैं, अगर हमें सिर्फ रेटिनोइक एसिड वाली फॉर्म ही मिलती रहे तो। क्यों? क्योंकि रेटिनोइक एसिड से रेटिनल या रेटिनॉल वाली फॉर्म नहीं बनाई जा सकती, इसलिए डेफिशिएंसी सिम्टम जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें रेटिनॉल या रेटिनल वाली फॉर्म्स या इनके प्रीकर्सर मिल रहे हैं तो रेटिनोइक एसिड बनाया जा सकता है और उस कंडीशन में डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि विटामिन ए जो है उसका एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज जो है वो किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है वो शो किया है कि ये हम मानते हैं यहाँ पर जो विटामिन ए है, विटामिन ए हमारा डाइट जो है, राइट साइड में यहाँ पर हम शो कर रहे हैं ये वाला पार्ट जो है, हमारी जो डाइट है, हमारा जो भोजन है, डाइट से हमने विटामिन ए जो है वो अपटेक किया। दो फॉर्म में अपटेक किया जा सकता है, या तो प्रीकर्सर बीटा कैरोटीन की फॉर्म में या फिर रेटिनाइलिल एस्टर की फॉर्म में ये डाइट में प्रेजेंट हो सकता है। रेटिनाइलिल एस्टर की फॉर्म में अगर ये प्रेजेंट है तो इस एस्टर में से जो फैटी एसिड वाला पार्ट है उसको अलग कर दिया जाएगा और रेटिनॉल वाला पार्ट अलग कर दिया जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम वाले एंजाइम्स के द्वारा, जो लाइपेजेस वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। और रेटिनॉल की फॉर्म में इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स जो हैं इसको अपटेक कर लेंगी। दूसरा तरीका है कि जो बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन की फॉर्म में इसको अपटेक किया गया है इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स के द्वारा। और ये जो बीटा कैरोटीन है, इस बीटा कैरोटीन को रेटिनल में चेंज किया गया, रेटिनल को रेटिनॉल में चेंज किया गया और रेटिनॉल को एपिथेलियल जो सेल्स हैं वो रेटिनाइलिल एस्टर में चेंज करती है। फैटी सेल कोएंजाइम ए को काम में लेते हुए एसाइलेशन किया जाता है और इसी रेटिनाइलिल एस्टर की फॉर्म में फिर इसको आगे ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाता है। जो रेटिनाइलिल एस्टर जो है, रेटिनाइलिल एस्टर की फॉर्म में इसको चाइलोमाइक्रोन में मिला दिया जाएगा। हमने पढ़ा था चाइलोमाइक्रोन क्या होता है। तो चाइलोमाइक्रोन जो है इनमें रेटिनाइलिल एस्टर की फॉर्म प्रेजेंट होगी, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स वगैरह सब कुछ प्रेजेंट होता है, लिपिड, और साथ साथ एपोलिपो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एपो बी प्रोटीन। तो वो प्रोटीन जो है वो इन्हें टारगेट सेल तक पहुंचा देती है चाइलोमाइक्रोन की फॉर्म में। अब ये चाइलोमाइक्रोन की फॉर्म में इसका ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है आगे लीवर में। तो यहाँ पर ये चाइलोमाइक्रोन जो है वो लिम्फ या ब्लड से होते हुए जो है टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, साथ साथ ये आ जाते हैं लीवर के अंदर। और लीवर के अंदर जब ये आ जाते हैं चाइलोमाइक्रोन रिमेनेंट्स, तो लीवर के अंदर यहाँ पर जो है इसे ट्रांस रेटिनॉल में चेंज किया जाता है। ट्रांस रेटिनॉल से रेटिनाइलिल पामिटेट की फॉर्म में इसको स्टोर कर लिया जाता है, रेटिनाइलिल पामिटेट। मतलब रेटिनाइल और फैटी एसिड जो है पामिटिक एसिड को मिलाकर रेटिनाइलिल पामिटेट की फॉर्म में इसको स्टोर कर लिया जाता है। लीवर और एडिपोज टिश्यूज जो हैं उनमें विटामिन ए का स्टोरेज जो है वो रेटिनाइलिल एस्टर की फॉर्म में होता है और मोस्टली रेटिनाइलिल पामिटेट की फॉर्म में किया जाता है स्टोरेज। फिर ये स्टोरेज जो फॉर्म है इसको जब वापस से कहीं आगे ट्रांसफ़र करना होगा तो उस कंडीशन में इसे वापस से बाहर रेटिनॉल की फॉर्म में भेज दिया जाता है ब्लड में। और रेटिनॉल जो है ब्लड में प्रेजेंट रेटिनॉल
बाइंडिंग प्रोटीन RBP के साथ मिलकर जो है आगे इसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये रेटिनॉल जो है, इस रेटिनॉल का RBP रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ मिलाकर इसका ट्रांसपोर्ट जो है ब्लड के थ्रू किया जाता है। ये अब अलग अलग जगह इसके टारगेट है जहां पर ये जा सकता है। तो वो अलग अलग जो टारगेट सेल्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। एक टारगेट सेल हम यहाँ पर शो कर रहे हैं जो हमारी रेटिना वाली सेल्स हैं। तो रेटिना वाली जो सेल्स है वहां पर इसका ट्रांसपोर्ट हो गया है, और जो RBP है वो RBP तो जो है वापस ब्लड में आ जाती है, और जो रेटिनॉल है ये रेटिनॉल ट्रांसफर हो जाता है सेल्स के अंदर। अब ये रेटिनॉल रेटिना वाली सेल्स के अंदर क्या काम आएगा? तो रेटिनॉल जो है रेटिना वाली सेल्स के अंदर जाकर ऑल ट्रांस रेटिनॉल में चेंज होगा। ये ऑल ट्रांस रेटिनॉल जो है ये ऑल ट्रांस रेटिनेल में चेंज हो जाएगा। ऑक्सीडेशन से अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में चेंज हो गया है, ऑल ट्रांस रेटिनेल में चेंज हो जाएगा। ये ऑल ट्रांस रेटिनेल जो है ये 11 सिस रेटिनेल बनाएगा। एक बार मैं स्ट्रक्चर शो कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये 11 सिस रेटिनेल स्ट्रक्चर है। मतलब जो 11th नंबर कार्बन वाला जो बॉन्ड है उसका जो है कन्फॉर्मेशन सिस से ट्रांस किया गया है। यहाँ पर ऊपर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ये ऑल ट्रांस रेटिनेल है, और इस ऑल ट्रांस रेटिनेल को चेंज किया गया है यहाँ पर 11 सिस रेटिनेल में। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, अभी हम देखते हैं इसके बारे में। तो इसी के बारे में बात करी हुई है, ऑल ट्रांस रेटिनेल या 11 सिस रेटिनेल। तो यहाँ पर रेटिनेल जो है उसकी ऑल ट्रांस रेटिनेल को 11 सिस रेटिनेल में चेंज किया गया, और 11 सिस रेटिनेल जो है ये ऑप्सिन प्रोटीन के साथ मिलकर रोडोप्सिन का निर्माण करता है। और इसकी सिग्नलिंग डिटेल में हम एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। रोडोप्सिन जो है ये रोडोप्सिन लाइट की प्रेजेंस में, जब लाइट का सिग्नल आता है तो रोडोप्सिन जो है वो जो पिगमेंट पार्ट है यानी कि जो रेटिनल पार्ट है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है। लाइट एब्जॉर्ब करके रेटिनल पार्ट जो है वो ऑल ट्रांस रेटिनल में चेंज हो जाता है, और जैसे ये ऑल ट्रांस रेटिनल में चेंज होता है ऑप्सिन प्रोटीन इससे अलग हो जाती है और कोई ना कोई सिग्नल को आगे ट्रांसफर करती है जो कि विजन से या देखने की क्रियाविधि से संबंधित है। और फिर कुछ समय बाद जो है अपने आप धीरे धीरे डार्क में ये ऑल ट्रांस रेटिनल जो है ये स्लो स्पीड से धीरे धीरे वापस से 11 सिस रेटिनल में चेंज होता है, और वापस से ऑप्सिन प्रोटीन के साथ मिलकर रोडोप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और वापस से लाइट का सिग्नल लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये विजुअल साइकिल है जो कि हम एनिमल फिजियोलॉजी में जब विजन पढ़ेंगे, देखने की क्रियाविधि, तो वहां पर हम बात करेंगे। तो इस तरह से एक काम इसका हमने शो किया है कि रेटिनॉल जो है वो RBP की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, सेल के अंदर जाकर ये रेटिनेल में चेंज हो गया। ऑल ट्रांस रेटिनल या 11 सिस रेटिनल वाली जो फॉर्म है वो विजन में काम में ली जा रही है। दूसरा इसका एक और फंक्शन अपन देखते हैं कि यहाँ पर इसको रेटिनल जो है उसको रेटिनल RBP बाउंड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया गया है किसी टारगेट सेल के अंदर। यहाँ पर ये टारगेट सेल है जहाँ पर इसको ट्रांसपोर्ट किया गया है, और इस टारगेट सेल में इसको ट्रांसपोर्ट करने के बाद यहाँ पर वापस से इसको अब चेंज कर लिया गया है रेटिनोइक एसिड में। और मैंने कहा था कि रेटिनोइक एसिड जो है वो एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम आता है, हार्मोन की तरह काम आता है। तो इस रेटिनोइक एसिड के लिए इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स जो हैं रेटिनोइक एसिड उन पर जाकर बाइंड होता है। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स मोस्टली एक्टिव फॉर्म में यानी कि रेटिनोइक एसिड बाइंडिंग फॉर्म में एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करते हैं, और टारगेट जीन जो भी हैं उन टारगेट जीन का रेगुलेशन करते हैं, जीन एक्टिवेशन करवा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे कि mRNA का बनना या स्पेसिफिक प्रोटीन का बनना बढ़ गया है, और ये रेटिनोइक एसिड मेनली सेल्यूलर डिफरेंशिएशन जो है उसको प्रमोट करवाता है, रेटिनोइक एसिड जो है। तो ये कुछ
फंक्शन हैं जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, मैं एक बार इसकी रीडिंग लगा देता हूँ। एक्शन इन टारगेट टिश्यू, रेटिनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू रेटिनोइक एसिड विच बाइंड टू न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। एक्टिवेटेड रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर स्टिमुलेट रेस्पॉन्सिव जीन्स। तो ये इनके कुछ फंक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने बात किया, विटामिन ए के बारे में। यहाँ पर हम एक समरी शो कर रहे हैं विटामिन ए जो है उसके सिग्निफिकेंसेस क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में। तो उसमें हमने यहाँ पर बात की है कि ये जो रेटिनल वाली फॉर्म है, रेटिनॉल वाली फॉर्म है, और रेटिनॉल वाली फॉर्म से रेटिनल वाली फॉर्म का इंटर कन्वर्जन किया जा सकता है, और इससे यहाँ पर रेटिनाइलिल एस्टर जो हमने पढ़ा था डाइट में जो प्रेजेंट थे, रेटिनाइलिल एस्टर से रेटिनॉल बनाया जा सकता है, और रेटिनॉल से रेटिनेल बनाया जा सकता है। रेटिनेल जो है उससे ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड बनाया जा सकता है, और रेटिनोइक एसिड जो है इससे इरिवर्सिबल रिएक्शन है। रेटिनोइक एसिड क्या क्या काम कर सकता है? ट्रीटमेंट ऑफ सोराइसिस में इसको काम में लिया जाता है, ये इसके सिग्निफिकेंस हम पढ़ रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ जो हमारी ये ल्यूकोसाइट्स हैं उनके ट्रीटमेंट में भी प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया, एक तरह का कैंसर होता है, पीएमएल कैंसर जिसको बोलते हैं, प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया जो इसके बारे में हम आगे कैंसर में बात करेंगे, तो उसके ट्रीटमेंट में रेटिनोइक एसिड को जो है काम में लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 11 रेटिनोइक एसिड जो है इसको सीवियर एक्ने जो होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्ने जो हो जाते हैं, उनके ट्रीटमेंट में इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा जो हमारे ये रेटिनोइक एसिड और ये सभी जो विटामिन ए डेरिवेटिव्स हैं, इनका मेन सिग्निफिकेंस क्या है? मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। सभी फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिट में। मेंटेनेंस ऑफ विजन, प्रमोशन ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, जीन एक्सप्रेशन। ये सारे जो सिग्निफिकेंस हैं ये विटामिन ए के हैं। मतलब विटामिन ए की कुछ फॉर्म्स हैं जो एज ए हार्मोन काम करती हैं, और कुछ फॉर्म्स हैं जो विजन साइकिल या देखने की क्रियाविधि से रिलेटेड हैं। विटामिन ए जो है इसके मेन सिग्निफिकेंस जो अभी मैंने बात की थी वो यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे, विजुअल साइकिल, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। इन सभी में विटामिन ए जो है उसको काम में लिया जाता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज मेनली कौन सी है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी भी कहा जाता है, रात का अंधापन। मतलब कम लाइट जो है या डिम लाइट है या अंधेरा है तो वहां पर दिखाई नहीं देगा। दूसरी है जीरोफ्थेल्मिया। विटामिन ए की डेफिशिएंसी सिम्टम जो है उसके अर्ली साइन होता है नाइट ब्लाइंडनेस, लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक विटामिन डेफिशिएंसी रहती है, सीवियर कंडीशन हो जाए, तो उसे कहा जाता है जीरोफ्थेल्मिया। इसके अंदर ड्राइनेस हो जाती है कंजक्टिवा की, कॉर्निया की, और अगर ट्रीटेड नहीं किया जाता है तो अंधापन भी हो सकता है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो सकती है। सेकंड, फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो हमारा है विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव है, कोलेस्ट्रॉल से इसका जो है सिंथेसिस होता है। प्लांट में पाया जाने वाला विटामिन डी जो है वो अर्गो कैल्सीफेरॉल या D2 कहा जाता है, और सॉरी प्लांट में कोलेकैल्सीफेरॉल या D3 पाया जाता है, और जो एनिमल में कोलेकैल्सीफेरॉल, और प्लांट जो है इनके अंदर अर्गो कैल्सीफेरॉल या विटामिन D2 जो है ये देखने को मिलता है। ऊपर यहाँ पर जो थ्योरी लिखी हुई है इसको मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट डायग्राम के अंदर। इसके सोर्स वगैरह क्या है वो एक बार देख लेना। अब यहाँ पर इसकी थ्योरी क्या लिखी हुई है, ये कुछ नाम है जो यहाँ पर इस डायग्राम में बने हुए हैं, वो मैंने साइड में यहाँ पर इसलिए लिख दिया क्योंकि डायग्राम में भी ये नाम शायद क्लियर ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहला ये स्किन सेल्स को शो किया हुआ है, और स्किन सेल्स में नंबर 1 जहां मैंने लगाया ये लिखा हुआ है 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्टेरॉल। ये 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्टेरॉल यूवी रेज या सनलाइट की
प्रेजेंस में चेंज होता है। कोलेकैल्सिफेरॉल में चेंज हो जाता है स्किन सेल्स के अंदर। यानी कि विटामिन डी ये प्रीकर्सर जो है वो कोलेस्ट्रॉल है। विटामिन डी सिंथेसिस की जो इनिशियल रिएक्शंस हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो है धूप से विटामिन डी मिलता है। तो मिलता नहीं है, एक्चुअली वो बनना शुरू हो जाता है। तो जो 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल है वो यूवी रेज जो है विटामिन ए सनलाइट की प्रेजेंस में कोलेकैल्सिफेरॉल में चेंज हो जाता है स्किन सेल्स में, और फिर यहाँ से ब्लड के थ्रू इसे कोलेकैल्सिफेरॉल को ट्रांसफर किया जाता है लीवर के अंदर, और लीवर में ये कोलेकैल्सिफेरॉल जो है ये इसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है और ये बदल जाता है 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल को जो है D3 भी कहा जाता है, विटामिन D3 भी कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर शॉर्ट में इसको लिखा हुआ 25 हाइड्रोक्सी D3, या इसको मैं पूरा लिख सकता हूँ 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। ये बन जाता है लीवर में। कोलेकैल्सिफेरॉल या D3 के हाइड्रोक्सिलेशन से 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 या 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल बन जाता है लीवर में। फिर लीवर से ब्लड के थ्रू ये ट्रांसफर होता है किडनी में, और यहां पर ये जो 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल है इसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है और ये बन जाता है 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल में ये चेंज हो जाता है, और ये जो है विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है। यहाँ पर कुछ सिंबल लिखे हुए हैं जो मैं शो कर रहा हूँ कि लो फॉस्फेट, यानी कि ब्लड में जब फॉस्फेट का लेवल लो होता है तो वो इस रिएक्शन के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल की तरह काम आता है। इसी तरह से यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि ब्लड के अंदर जो हार्मोन है पैराथॉर्मोन जो है वो भी इस रिएक्शन को प्रमोट करता है, और पैराथॉर्मोन और विटामिन डी मिलकर बहुत से काम हैं। ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को रेगुलेट करते हैं, और ये दोनों ही जो हार्मोन है विटामिन D3 और पैराथॉर्मोन ये कैल्सीटोनिन के एंटागोनिस्ट की तरह काम में आते हैं बॉडी के अंदर। तो इसका मतलब पैराथॉर्मोन जो है कैल्शियम के बोन मिनरलाइजेशन जो है उसको बढ़ा देगा, जिससे कि कैल्शियम जो है बोन का डिपोजिशन कम होगा। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो है उनको एक्टिवेट करवा देते हैं पैराथॉर्मोन और विटामिन डी मिलकर, जिससे कि बोन रीमॉडलिंग का काम शुरू हो जाता है। ब्लड में कैल्शियम की लेवल जो है वो जब बढ़ जाता है तो वो विटामिन डी सिंथेसिस के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल की तरह काम में आता है। और ये विटामिन डी जो है ये क्या करता है, ये ब्लड में कैल्शियम लेवल जब, नाम से याद करने की कोशिश करना, कैल्सीटोनिन बेसिकली तब सिक्रेट होगा जब ये क्या करेगा, बोन के अंदर कैल्शियम डिपोजिशन को बढ़ाएगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन को कम करवाएगा। कैल्सीटोनिन बोन को टोन करवाने वाला, तो बोन में कैल्शियम डिपोजिशन बढ़ाना और ब्लड में कैल्शियम जो है उसको कम करवाना, ये कैल्सीटोनिन का काम है। तो इसका उल्टा काम करता है पैराथॉर्मोन और विटामिन डी। तो विटामिन डी और पैराथॉर्मोन क्या करेंगे, ब्लड में कैल्शियम आयन को बढ़ाएंगे। ब्लड में कैल्शियम आयन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डाइट है या इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स के द्वारा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया जाएगा। बोन है, बोन का मिनरलाइजेशन किया जाएगा, जिससे कि उसमें क्या होगा कि जो मिनरल्स हैं वो बाहर निकलेंगे। बोन का डिसोल्यूशन किया जाएगा, जिससे कि मिनरल्स बाहर निकलेंगे। तो ये काम करते हैं विटामिन डी और पैराथॉर्मोन। इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स डिजीज हो जाती है। न्यूट्रिशनल रिकेट्स या रीनल रिकेट्स दो तरह की हो सकती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेज ए नेट डी मिनरलाइजेशन ऑफ बोन।
अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो बोन का डीमिनरलाइजेशन हो जाएगा, जिससे कि बोन्स जो है वो कमज़ोर हो जाएंगी। रिकेट्स देखने को मिलेगी चिल्ड्रन में, और अगर एडल्ट्स में हो रही है विटामिन डी की कमी तो उसे ऑस्टियोमेलेसिया कहा जाएगा। दूसरी रिकेट्स हो सकती है रीनल रिकेट्स। रीनल रिकेट्स का मतलब डाइट में विटामिन डी पूरा है लेकिन किसी कारण से उसकी एक्टिव फॉर्म को नहीं बनाया जा रहा। जो हमारी किडनी है उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट था जो कि 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल या एक्टिव फॉर्म बना रहा है, वो एंजाइम जो है वो मान लो काम नहीं कर रहा, तो हम चाहे कितना ही विटामिन डी जो है उसके प्रीकर्सर अपटेक कर लें लेकिन फिर भी एक्टिव फॉर्म विटामिन डी की नहीं बन पाएगी और उस कंडीशन में जो है विटामिन डी की कमी बनी रहेगी, तो उसे कहा जाएगा बेसिकली रीनल रिकेट्स। तो ये जो डिसऑर्डर है ये क्रॉनिक रीनल फेलियर के कारण ऐसा देखने को मिलता है, रीनल रिकेट्स। नेक्स्ट हमारा विटामिन है विटामिन के। तो विटामिन के जो है इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे। इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स मोस्ट ऑफ टाइम में देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं। विटामिन के जो है इसका मेन काम क्या है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। और शायद याद होगा हमने पढ़ा था कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो होता है वो होता है गामा कार्बोक्सिलेशन के द्वारा। एंजाइम गामा कार्बोक्सिलेज काम आता है, विटामिन के एक को फैक्टर की तरह काम आता है, एकमात्र फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि एंजाइम की को फैक्टर की तरह काम में लिया जाता है। इसके अलावा विटामिन के जो है एग्जिस्ट इन सेवरल फॉर्म्स, फॉर एग्जांपल इन प्लांट्स फाइला क्विनोन या विटामिन के 1 कहलाता है। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो है उसमें मीना क्विनोन या बैक्टीरियल विटामिन के जो है वो मीना क्विनोन और प्लांट विटामिन के जो है वो फाइला क्विनोन कहलाता है। और कुछ सिंथेटिक विटामिन के भी है जिनको कि किसी थेरेपेटिक यूज में काम में लिया जाता है, वो है मीना डायोन। विटामिन के जो है वो कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पाइनक, एग यॉक और लीवर जो है उसमें ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और जो हमारे गट के बैक्टीरिया हैं वो भी इसकी आराम से बहुत सारी सिंथेसिस करते हैं और इसीलिए इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं। विटामिन ई जो है ये नेचुरली अकरिंग जो है 8 टाइप्स के टोकोफिरोल हैं जिनमें से मोस्ट एक्टिव जो है वो गामा टोकोफिरोल है और इसी को मोस्टली हम विटामिन ई के नाम से जानते हैं। प्राइमरी फंक्शन क्या है विटामिन ई का, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम में आता है मेनली ये, यानी कि जो रिड्यूस्ड एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करवा के रखता है। और जो नॉन एंजाइमिक ऑक्सीडेशंस होते हैं लिपिड, प्रोटीन या मेम्ब्रेन लिपिड्स वगैरह के, उसको रोक के रखता है। कोई भी आरओएस वगैरह बन गए और वो ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो नॉन एंजाइमिक ऑक्सीडेशन हुआ। वो कोई भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, परऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, फ्री रेडिकल है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन्स हैं, तो ये सभी ऑक्सीडेटिव स्पीसीज है। नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, ये सभी मॉलिक्यूलर जो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीडेशन करवाने वाले कारक हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं जो कि लिपिड, प्रोटीन वगैरह का ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं जिससे कि मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी का लॉस हो सकता है और सेल्स डिसरप्चर हो सकती हैं अगर ऑक्सीडाइज्ड एनवायरनमेंट बना रहे लंबे समय तक तो। लेकिन विटामिन ई जो है ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और रिड्यूस्ड एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है सेल्स की, और इसी कारण ये एंटी एजिंग एक्टिविटी भी कहलाती है इसकी। जो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है वो बेसिकली एंटी एजिंग एक्टिविटी भी होती है। इसीलिए जो हमारी जो क्रीम्स वगैरह होती है मोस्ट ऑफ, उनमें विटामिन ई जो है, स्किन क्रीम्स होती है उनमें विटामिन ई जो है वो ऐड किया जाता है। विटामिन ई डेफिशिएंसी इज ऑलमोस्ट एंटायरली रेस्ट्रिक्टेड टू प्री मैच्योर इन्फेंट्स। जो प्री मैच्योर इन्फेंट्स हैं उनमें मोस्टली देखने को मिलती है। व्हेन ऑब्जर्व्ड इन एडल्ट इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद डिफेक्टिव लिपिड एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट। द साइन ऑफ ह्यूमन विटामिन ई डेफिशिएंसी इंक्लूड सेंसिटिविटी टू इरिथ्रोसाइट्स टू परऑक्साइड। सबसे ज्यादा जो खतरा होता है वो इरिथ्रोसाइट्स को होता है हमेशा। हमने एचएमपी पाथवे में भी यही पढ़ा था, क्योंकि और कोई पाथवे वगैरह वहां पर नहीं चल रहे हैं जो मेंटेन कर सकें आरओएस वगैरह को। तो अगर
विटामिन ई की डेफिशिएंसी है और कोई हम ऑक्सीडाइज जो बनने शुरू हो गए और हमने कोई ऐसी ड्रग ले ली जो कि आरओएस बना रही है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बना रही है, तो उस दौरान सबसे पहले खतरा इरिथ्रोसाइट्स को होगा। जो मेम्ब्रेन वगैरह हैं वो डिसरप्शन होना शुरू होगा और एनीमिक सिम्टम्स जो है वो भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। वाटर सॉल्युबल विटामिन में बी कॉम्प्लेक्स वाले जो विटामिन हैं उनके ऊपर अपन आते हैं। सबसे पहले बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले है विटामिन B1 जिसे थियामिन भी कहा जाता है। स्ट्रक्चर्स विटामिन की याद मत करना, सिर्फ यहाँ पर शो की गई हैं, देख लेना, लेकिन याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कहीं पर भी ये स्ट्रक्चर्स हमारे काम में नहीं आने वाली है विटामिन की, इसलिए। और फंक्शन भी मोस्ट ऑफ, जहां पर हमने एंजाइम्स में हमने जहां को फैक्टर लिखे थे, तो वो हमने ऑलरेडी जितने फंक्शन पढ़े थे विटामिन के कि कौन सा विटामिन कहां पर एज ए को फैक्टर काम आ रहा है, उतना मोर देन सफिशिएंट है। कोई बहुत ही रेयर चांस में, कोई 4-5 सालों में एक बार कोई डेप्थ में विटामिन में क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज बहुत ही रेयर चांस है कि डेप्थ में कोई क्वेश्चन आए विटामिन के अंदर। लेकिन हमें पता होना चाहिए सब कुछ, इसलिए हम ये एक बार पढ़ रहे हैं बस इसको। विटामिन B1 थियामिन पायरोफॉस्फेट है, थियामिन है, कहाँ पर काम में आता है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं बनता कैसे। वो यहाँ पर शो किया हुआ है कि जो थियामिन है उस थियामिन के फॉस्फोराइलेशन से थियामिन पायरोफॉस्फेट बनता है, जो कि एज ए एक्टिव को फैक्टर की तरह काम में लिया जाता है। टीपीपी जो है वो एज ए को एंजाइम काम आता है। कहाँ कहाँ काम आता है हमने ऑलरेडी रिएक्शंस जो हैं वो सारी लिखी हुई है। अल्फा कीटोल्स ट्रांस कीटोलेज जो थे वहां पर काम में आता है। अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, वहां पर एज ए को फैक्टर इसको काम में लिया जाता है। इसके सोर्स क्या क्या है वो याद कर सकते हैं, क्वेश्चन नेट में नहीं देखने को मिलेगा लेकिन इन पर। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज। तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी जो डिजीज है वो होती है सीवियर थियामिन डेफिशिएंसी सिंड्रोम फाउंड इन एरियाज वेयर पॉलिश्ड राइस इज मेजर कंपोनेंट ऑफ डाइट। क्योंकि जो पॉलिश्ड राइस है उसमें से क्या होता है विटामिन B1 की कमी हो जाती है। और फिर अगर ऐसे ही डाइट अगर रेगुलर अपटेक की जाए तो फिर हमारी बॉडी में इस विटामिन की कमी हो सकती है। साइन ऑफ इन्फेंटाइल बेरी इंक्लूड टैकीकार्डिया, वॉमिटिंग, कन्वल्जन्स एंड इफ नॉट ट्रीटेड डेथ। टैकीकार्डिया मतलब ये हार्ट रेट जो है उसका थोड़ा सा फास्ट हो जाना, वॉमिटिंग होना, कन्वल्सन्स होना, मतलब जैसे ऐसा लगता है कि उबाक आ रही है, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ड्राई स्किन, इरिटेबिलिटी और जो डिसऑर्डरली थिंकिंग, अचानक से सोच कुछ रहे हैं और कुछ और सोचने लग जाते हैं, तो ये सिम्टम्स जो हैं ये देखने को मिलते हैं। दूसरी जो डिजीज है वो है वार्निकी-कोरासकॉफ सिंड्रोम। तो ये वार्निकी-कोरासकॉफ सिंड्रोम जो है ये उन कंट्रीज में देखने को मिलती है जहां पर अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल जो है वो विटामिन B1 के एब्जॉर्प्शन को कम करवा देता है। तो इस कारण से ये डिजीज जो है वो हो सकती है। और इस डिजीज के अंदर जो है लॉस ऑफ मेमोरी देखने को मिलती है, रिदमिक टू एंड फ्रो मोशन ऑफ आईलिड, मतलब आगे और पीछे की तरफ आईबॉल जो है उसका मूवमेंट देखने को मिलता है ज़्यादा। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन जो है, राइबोफ्लेविन के फॉस्फोराइलेशन से फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड मिलता है। इस स्ट्रक्चर में तुम देख सकते हो कि इसमें FMN जो है इसमें एक भी न्यूक्लियोटाइड नहीं है। और फिर फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है इसमें एक AMP मॉलिक्यूल के जुड़ने से FAD बनता है। तो FAD जो है इसमें एक न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, जबकि जो FMN है इसमें एक भी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट नहीं है। तो FMN और FAD जो है दोनों ही एज ए को फैक्टर काम में लिए जाते हैं और ये रिवर्सिबली दो हाइड्रोजन एटम्स को जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, FMNH2 या FADH2 का निर्माण करते हैं। ये कहाँ कहाँ काम आते हैं हमने देखा था कि मोस्ट ऑफ जो फ्लेवो एंजाइम्स है वहां पर ये एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और इसकी डेफिशिएंसी जो है वो भी मोस्ट ऑफ केसेस में बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है, और अगर देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में डर्मेटाइटिस मतलब स्किन रैशेज वगैरह पड़ जाना, चिलोसिस जो है यहाँ पर बेसिकली क्या होता है माउथ के यहाँ पर वो स्किन रफ सी हो जाती है और कट जाती है स्किन और बहुत जलन सी रहती है चिलोसिस के अंदर।
ग्लॉसिटाइटिस, इसमें क्या होता है, टंग जो है उसका कलर चेंज होता है, बहुत ही स्मूथ सी हो जाती है और उस पर एलर्जी लाइक सिम्टम्स कुछ दिखने शुरू हो जाते हैं। विटामिन B3 नियासिन, जिससे कि NAD और NADH बनते हैं। तो यहाँ पर NAD जो है, इस NAD के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक pyridine रिंग यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसमें कि राइबोज शुगर है। फिर पायरोफॉस्फेट के बाद ये राइबोज और एडेनिन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, मतलब ADP जो है, ADP राइबोज यहाँ पर ऐड हो रखा है इस pyridine रिंग के अंदर। pyridine रिंग के अंदर ADP राइबोज जुड़ा है, तो ये बन जाता है NAD। यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर ये जो प्लस चार्ज है यहाँ पर, इसी के कारण इसको NAD प्लस लिखा जाता है। और फिर अब जब 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि एक हाइड्रोजन जो है उससे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया गया है, जैसे कि एक यहाँ पर हाइड्राइड आयन बन गया है। एक्चुअल ट्रांसफर जो होता है वो हाइड्राइड आयन की फॉर्म में होता है। लिखते हैं हम इसको ऐसे ही है, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। तो यहाँ पर हाइड्राइड आयन जो है, वो हाइड्राइड आयन आकर जब जुड़ता है तो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। एक H यहाँ पर जुड़ गया और जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो गया, क्योंकि लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का वो यहाँ पर आकर बाउंड हो गया। तो ये इसका चार्ज न्यूट्रल हो गया और H यहाँ पर जुड़ गया, तो इसको हमने लिखा NaDH। तो हाइड्राइड आयन ट्रांसफर रिएक्शन जो है वहां पर इसको काम में लिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में हम लिखेंगे कैसे, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से इसको लिखा जाएगा। कहाँ कहाँ काम आता है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसके बारे में। डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वो एक बार देखना चाहो तो। वैसे इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं। पायरिडॉक्सिन या पायरिडॉक्सिमिन, विटामिन B6, ये कहाँ पर काम आता है, पिंग पोंग बाई बाई रिएक्शंस में हमने ट्रांस एमिनेशन रिएक्शंस पढ़ी थी, तो वहाँ पर ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसके अलावा भी कुछ रिएक्शंस हैं जहाँ पर कि इसको काम में लिया जाता है। तो ये वो 4 रिएक्शंस हैं जहाँ पर कि विटामिन B6 को एज अ कोफैक्टर काम में लिया जाता है। और ये वाली जो रिएक्शन है ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोएंजाइम A की डेल्टा अमीनोलेवुलिनिक एसिड बनाने वाली रिएक्शन, ये आगे चलकर हीम मॉलिक्यूल जो होता है, हीम, उसका सिंथेसिस करता है। और इसीलिए हमने लिखा था कि हीम का प्रीकर्सर कौन सा अमीनो एसिड है, तो ग्लाइसिन है, जो कि सक्सिनाइल कोएंजाइम A के साथ हीम प्रीकर्सर का निर्माण करता है। ये बेसिकली आगे जाकर पायरोल रिंग बनाती है, जो ये अमीनोलेवुलिनिक एसिड है। विटामिन B7, जिसे फॉलिक एसिड भी कहा जाता है, फॉलिक एसिड जो है ये RBC डेवलपमेंट के दौरान हेल्प करता है। साथ साथ फॉलिक एसिड की एक्टिव फॉर्म जो है वो है टेट्राहाइड्रोफोलेट, और ये 1 कार्बन ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन जो है उनमें काम में लिया जाता है। इसकी कमी से एनीमिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर सीरम में इसकी कमी हो जाए तो एनीमिया के सिम्टम देखने को मिलते हैं। जिस टाइम पर प्रेग्नेंट वुमेन है उनके अंदर क्या होता है कि ब्लड फॉर्मेशन की रिएक्शन ज़्यादा चलती है, उनका जो डेवलपिंग जो फीटस है उसमें भी ब्लड फॉर्मेशन चल रहा होता है। तो उस दौरान ब्लड फॉर्मेशन ज़्यादा होने के कारण उन प्रेग्नेंट वुमेन को आयरन और फॉलिक एसिड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, और इसीलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उन्हें आयरन और फॉलिक एसिड के जो टैबलेट्स हैं वो दी जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके DHFR के इनहिबिटर वगैरह हमने पढ़े थे। कुछ टर्म्स हैं जो यहाँ पर हम शो कर रहे हैं कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। कोई भी वो कारण जिसके कारण ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है उसे हम एनीमिया या एनीमिक कंडीशन कहते हैं। यहाँ पर जो है न्यूट्रिशनल एनीमिया के बारे में अगर हम बात करें, डाइट में विटामिन की कमी है और उसके कारण एनीमिक सिम्टम आ रहे हैं, तो 3 तरह के न्यूट्रिशनल एनीमिया हो सकते हैं, माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक। माइक्रोसाइटिक के अंदर क्या होगा कि एबनॉर्मल स्मॉल साइज वाली RBC जो है वो बढ़ जाती हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया में। ये होती है आयरन, कॉपर और पायरिडॉक्सिन जो है विटामिन, जो हमने पढ़ा था विटामिन B6, उसकी कमी से।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि नॉर्मोसाइटिक, तो नॉर्मोसाइटिक जो है ये देखने को मिलती है बेसिकली जहाँ पर आरबीसी का साइज जो है वो चेंज नहीं होता, लेकिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है प्रोटीन की कमी से, ऐसा देखने को मिलता है। तीसरी है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, जिसमें कि आरबीसी का जो साइज है या जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, और ये देखने को मिलती है विटामिन बी 12 और फोलेट की कमी से। तो विटामिन बी 12 और फोलेट की कमी से होने वाला जो एनीमिया है वो मैक्रोसाइटिक एनीमिया की कैटेगरी में आता है। नाम अलग अलग होंगे, दो तरह के होता है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया होता है, जो आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैक्रोसाइटिक एनीमियाज आर कॉमनली कॉल्ड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बिकॉज डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड एंड विटामिन बी 12 causes accumulation of large immature RBC precursor known as megaloblast in the bone marrow। विटामिन बी 12 ये बेसिकली हमने मेथिल मेलोनिल कोएंजाइम ए जो पढ़ा था, वहां पर मेथिल मेलोनिल कोएंजाइम ए म्यूटेज एंजाइम के को फैक्टर के रूप में हमने इसको पढ़ा था। आरबीसी डेवलपमेंट के अंदर भी विटामिन बी 12 जो है वो मेन रोल प्ले करता है। और सबसे खास बात यह है कि विटामिन बी 12 इज सिंथेसाइज्ड ओनली बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो प्लांट्स से हम जो डाइट लेते हैं उसमें विटामिन बी 12 हमें नहीं मिलता है, ये चीज ध्यान रखना। कोबालामिन जो है इज प्रेजेंट इन एप्रिशिएबल अमाउंट इन लीवर, होल मिल्क, एग, ऑयस्टर, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट जो है डेयरी प्रोडक्ट है उनके अंदर ये देखने को मिलेगा। नॉन वेज या डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर ये प्रेजेंट रहता है, या हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो इसका निर्माण करते हैं, गट माइक्रोब्स। एनीमिया के बारे में बात करें, ये थ्योरी इतनी ज़्यादा बस याद नहीं करनी है, मैं सिर्फ ये बुक की थ्योरी है जो डाल दी है यहाँ पर। सिर्फ इतना सा पता है यहाँ पर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस कैसे होगा। द इफेक्ट ऑफ कोबालामिन डेफिशिएंसी आर मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स सच एज इरिथ्रोपोइटिक बोन मैरो एंड म्यूकोसल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन। इनमें जो है विटामिन बी 12 या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो सच टिश्यूज नीड बोथ ऑफ N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है ये काम आती है, जो हम बनाते हैं DUMP से DTMP यानी कि पिरिमिडिन बायोसिंथेसिस में काम आता है। N10 फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट ये काम आता है प्यूरिन रिंग बायोसिंथेसिस में। तो ये न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस में काम आने वाली एक्टिव फॉर्म है टेट्राहाइड्रोफोलेट या फॉलिक एसिड की। और विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी के अंदर क्या होता है कि जो मिथाइलेटेड फॉर्म है टेट्राहाइड्रोफोलेट की वो एफिशिएंटली यूज नहीं ली जा सकती है। क्यों? क्योंकि जो मिथाइलेटेड फॉर्म है टेट्राहाइड्रोफोलेट की कैन नॉट बी कन्वर्टेड डायरेक्टली टू अदर फॉर्म्स ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट। द मिथाइलेटेड फॉर्म जो है मिथाइलेटेड टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है इसको अदर फॉर्म में यानी कि फॉर्माइलेटेड फॉर्म में या मिथाइलिन वाली फॉर्म में चेंज करने के लिए जो रिएक्शंस चलती हैं, उन रिएक्शंस में विटामिन बी 12 जो है वो काम में आता है। तो विटामिन बी 12 की कमी होने से जो फॉर्माइलेटेड फॉर्म्स या जो अदर फॉर्म्स हैं विटामिन फॉलिक एसिड की वो नहीं बन पाती हैं, यानी कि एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड्स जो हैं वो नहीं बन पाती है विटामिन बी 12 की कमी से। और इसीलिए विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी सिम्टम्स, अगर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होगी तो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के सिम्टम्स भी साथ साथ अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो विटामिन बी 12 या कोबालामिन deficiency is hypothesized to lead deficiency of tetrahydrofolate forms needed in purine and thymine biosynthesis resulting in symptoms of megaloblastic anemia। तो मतलब विटामिन बी 12 की कमी हुई तो भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी वाले सिम्टम आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन बी 12 की एब्सेंस में फॉलिक एसिड की एक्टिव फॉर्म जो है वो नहीं बन पाती है। इस कारण से विटामिन बी 12 की कमी से होता है पर्नीशियस एनीमिया। और विटामिन बी 12 जो है उसका डाइट में अपटेक किया गया और फिर इंटेस्टाइन से होता हुआ वो स्टोमक तक आया
और स्टोमक में जो पैराइटल सेल्स हैं वो सिक्रीट करती हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ विटामिन B12 बाउंड हो जाता है और इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियल सेल्स हैं, स्टोमक से आगे चला गया इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियल सेल्स हैं इलियम वाले पार्ट में, वहाँ पर इंटेस्टाइनल जो इलियम वाली जो एपिथेलियल सेल्स हैं, म्यूकोसल सेल्स हैं, वो इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर। तो इंट्रिंसिक फैक्टर की हेल्प से विटामिन B12 का अपटेक कर लिया जाता है इन इलियम वाली जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनके द्वारा, और फिर इस विटामिन B12 को ब्लड के अंदर जो है B12 बाइंडिंग प्रोटीन की हेल्प से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब पर्नीशियस एनीमिया कब होगा? जब इंट्रिंसिक फैक्टर वाली जीन में म्यूटेशन हो जाए तो डाइट में विटामिन B12 होते हुए भी इसका अपटेक नहीं हो पाएगा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो पैराइटल सेल्स हैं उनके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडी बन जाए, या तो इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट कोई ऑटो एंटीबॉडी बन जाए या पैराइटल सेल्स के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडी बन जाए, तो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा इन पैराइटल सेल्स का या इंट्रिंसिक फैक्टर का, और उस कंडीशन में विटामिन B12 हमारी डाइट में होते हुए भी वो हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और उसकी कमी हो जाएगी, जिसके कारण आरबीसी का डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं हो पाएगा, और इस ऑटो इम्यून डिजीज को कहा जाता है पर्नीशियस एनीमिया। और अगर विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से हो रहा है, डाइट में डेफिशिएंसी है और उसके कारण अगर एनीमिया हो रहा है, तो उसे हम मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया कहेंगे। और अगर ये ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि डाइट में होते हुए भी हम काम में नहीं ले पा रहे, तो जो डिजीज होगी उसे कहा जाता है पर्नीशियस एनीमिया। नेक्स्ट वाटर सोल्यूबल विटामिन है एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन C, जिसे एस्कॉर्बेट इसकी एक्टिव फॉर्म है, और विटामिन C जो है ये भी एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन भी करता है। साथ ही साथ विटामिन C जो है ये हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन और लाइसिल रेजिड्यू जो है उसके हाइड्रोक्सिलेशन के दौरान काम आता है। प्रोलिल हाइड्रोक्सिलेज या लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज के कोफैक्टर के रूप में कोलाजन का जब बायोसिंथेसिस होता है उस दौरान इसे काम में लिया जाता है, और इसकी कमी से स्कर्वी डिजीज जो है वो हो जाती है। विटामिन्स में और कुछ याद हो या ना हो, लेकिन सबसे खास बात है ये जो टेबल यहाँ पर बनी हुई है विटामिन्स की, ये टेबल हमें याद होनी चाहिए, और कुछ भी चीज़ ज़रूरी नहीं है। इस टेबल में पूरा समरी दिया हुआ विटामिन्स का और मोस्ट ऑफ जो डिजीज़ हैं कि कौन कौन से विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज़ हो रही है उसका भी यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, और कौन सी रिएक्शंस में एज ए को फैक्टर काम में लिया जाएगा वो सभी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो मेन जो पार्ट है कंप्लीट याद नहीं भी हो रहा है विटामिन, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ऑलरेडी विटामिन के बारे में फंक्शन हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। हमने जो एंजाइम्स पढ़े थे तो एंजाइम्स में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कौन कौन सा विटामिन एज ए को फैक्टर किस एंजाइम के लिए काम में आ रहा है। डिजीज से रिलेटेड बात करें तो इस टेबल में वो डिजीज के नाम लिखे हुए हैं, तो ये टेबल जो है वो जरूर अच्छे से याद कर लेना। ओके, थैंक यू। विटामिन के बारे में इतना ही। नेक्स्ट अब हम यूनिट 2 शुरू करेंगे इसके बाद। ओके, थैंक यू। कोई भी डाउट हो पूछते रहना, छोटा सा भी डाउट जो है वो रहना नहीं चाहिए, चाहे 100 बार बात करो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाउट नहीं रहना चाहिए तुम्हारा कोई भी। ओके, थैंक यू।